बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 को ख़त्म किया था और आज हमारा चैप्टर नंबर 6 है अनएम्प्लॉयमेंट। इस चैप्टर के अंदर हम अनएम्प्लॉयमेंट को डिस्कस करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट की कुछ टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट के रीज़न्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मतलब ये है कि हर कंट्री के अंदर हम ये कहते हैं कि कुछ ना कुछ बेरोज़गारी होनी चाहिए। वो इसलिए कि कभी भी कोई चीज़ 100% परफेक्ट नहीं होती। अगर किसी कंट्री के अंदर 100% एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि उस कंट्री के अंदर कोई भी बंदा अनएम्प्लॉयड नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि उस कंट्री में मज़ीद प्रोग्रेस की ज़रूरत नहीं है। अब अगर किसी भी कंट्री में कुछ ना कुछ रेशो अनएम्प्लॉयमेंट की हो तो उसके लिए नई पॉलिसी बनाई जाती हैं, इन्वेस्टमेंट की जाती है, प्रोडक्शन होती है, नई हायरिंग होती है। तो इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहता है और कंट्री ग्रोथ करती रहती है। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाए तो कंट्री स्टैगनेंट हो जाती है, यानी कि उसमें मज़ीद फिर वो बेहतरी की गुंजाइश नहीं रहती। तो इसलिए हम कहते हैं किसी भी कंट्री के अंदर नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए ताकि बेहतरी की गुंजाइश रहे कि हम उन 5%, नॉर्मली तौर पर ये कहा जाता है कि 5% जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कंट्री के अंदर होती है, तो उसको नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट की रीज़न क्या है? वो सेक्टोरल शिफ्ट हो सकता है, वो फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हो सकती है, वो सरप्लस ऑफ लेबर की वजह से हो सकती है। ये चीज़ें क्या हैं ये हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है कि रिसेशन है और बूम है। रिसेशन से मुराद ये है कि जब आपकी कंट्री के अंदर चीज़ों की प्राइसेस कम होना स्टार्ट हो जाती हैं, आपके कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, प्रोडक्शन कम हो जाती है। जब प्रोडक्शन कम है तो जो फर्म है वो नई लेबर हायर नहीं कर रही होती, बल्कि वो पुराने लेबर्स को भी इंडस्ट्री से निकाल रहे होते हैं। तो उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो जाती है। तो और जीडीपी जो आपकी ओवरऑल इनकम है वो कम होना शुरू हो जाती है। इस फेज़ को हम बोलते हैं रिसेशन। बिजनेस के 4 फेसेस होते हैं, बूम है, रिसेशन है, रिकवरी है और डिप्रेशन है। या अभी हमने रिसेशन को डिस्कस किया। इसके बाद है बूम। जब बूम होता है तो बूम का मतलब ये है कि जो प्राइसेस होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं, जो फर्म है उसको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मिल रहा होता है, इसलिए वो चाहती है कि वो और मज़ीद प्रोडक्शन करे ताकि उसको प्रॉफिट और ज़्यादा हो। तो प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए उसे नए लेबर हायर करने पड़ते हैं। जब वो नए लेबर हायर करते हैं तो उसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम होती है, जो कंट्री की जीडीपी है वो बहुत ज़्यादा हो रही होती है। तो रिसेशन के अंदर चूँकि प्राइसेस कम है, प्रोडक्शन कम है, प्राइसेस कम है, तो फर्म को प्रोड्यूस जो प्रॉफिट है वो कम नज़र आ रहा होता है, इसलिए वो प्रोडक्शन कम करती है, लेबर कम कर देती है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्या आती है, जो नेचुरल रेट होती है वो उससे ज़्यादा होती है। दूसरी तरफ बूम के केस में चूँकि प्राइसेस ज़्यादा होती हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, फर्म को प्रॉफिट नज़र आ रहा होता है, इसलिए वो ज़्यादा लेबर हायर करती है। तो जो आपकी नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम होती है, जो आपकी एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट है जो उस वक्त होगी वो नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट से कम हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिला हुआ होगा। इसके बाद जो इस चैप्टर का पहला मॉडल है, फर्स्ट मॉडल ऑफ द नेचुरल रेट, इसके अंदर जो लेबर है एल वो नंबर ऑफ वर्कर्स इन लेबर फोर्स को शो कर रहा है। आपकी जितनी पॉपुलेशन है वो लेबर फोर्स का हिस्सा नहीं होती, उसकी जो एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है, जो लोग 15 ईयर्स से ऊपर हों और 60 ईयर्स से बिलो हों वो आपकी लेबर फोर्स का हिस्सा होते हैं। इससे मुराद है नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयड वर्कर्स, जो लोग अभी करंटली काम कर रहे हैं। यू फॉर अनएम्प्लॉयड वर्कर्स, जिनको रोज़गार नहीं मिला हुआ और वो रोज़गार की तलाश में वो ढूंढ रहे हैं। और अगर हम अनएम्प्लॉयड वर्कर्स को लेबर फोर्स से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट मॉडल की एजम्पशन है कि लेबर फोर्स इज़ एक्सोजेनसली फिक्स्ड। इसका मतलब ये है कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि एक दिन के अंदर या एक महीने के अंदर हम कोई बहुत ज़्यादा लेबर की सप्लाई लेके आ सकें। तो इसलिए हम कहते हैं कि लेबर की जो सप्लाई है वो फिक्स है। फिर इसी मॉडल के अंदर 2 चीज़ें यूज़ होंगी, एक एस है और एक एफ है। एस से मुराद वो लोग जो एक टाइम पीरियड यानी कि 1 मंथ के अंदर जॉब जिनसे चलेगी, जो बेरोज़गार हुए। एस जॉब सेपरेशन रेशियो को शो करेगा कि जो लोग जॉब से चले गए, जॉब से निकाल दिए गए जिनको। और एफ से मुराद वो लोग हैं फ्रैक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयड वर्कर्स दैट फाइंड जॉब, वो लोग जो बेरोज़गार थे और जिनको जॉब मिल गई।
एस से मुराद सेपरेशन, जिन लोगों को जॉब से निकाला गया, और एफ से मुराद वो लोग हैं, फ्रैक्शन वो लोगों की है जिन लोगों को जॉब मिल गई है। इसके बाद नेक्स्ट इसी मॉडल का एक हिस्सा है कि ये एक सर्कल है, सर्कुलर फ्लो है। अब देखें कि एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड से अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ जा रहे हैं और अनएम्प्लॉयड से एम्प्लॉयड, और फिर ये पूरा सर्कल ऐसे चलता रहता है। अगर आप एस यानी कि सेपरेशन फ्रॉम जॉब, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें एम्प्लॉयमेंट से, ठीक है, तो आपके पास उन लोगों की तादाद आ जाएगी जो अनएम्प्लॉयड हो गए। जॉब सेपरेशन को, जिन लोगों की जॉब चलेगी, अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर दें एम्प्लॉयड वर्कर से जो टोटल एक्चुअल वैल्यू है, तो आपके पास अनएम्प्लॉयड की वैल्यूज़ आ जाएगी। इसी तरह अगर आप अनएम्प्लॉयड वर्कर जो हैं, जो उनकी एक तादाद है, उसको, उस क्वांटिटी को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं उन लोगों से जिनको जॉब मिल गई है, फ्रैक्शन ऑफ द पीपल हु गेट जॉब, हु फाइंड जॉब, तो आपके पास एम्प्लॉयड वर्कर्स की वैल्यू आ जाती है। इसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो, एक है एम्प्लॉयमेंट टू अनएम्प्लॉयमेंट, और ये पूरा सर्कल ऐसे चलता रहता है। इसके बाद आता है द स्टडी स्टेट कंडीशन, कि द लेबर मार्केट इज़ इन स्टडी स्टेट और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम इफ टाइम अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ कांस्टेंट, कि अगर आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो फॉर द ईयर्स एक कांस्टेंट रेशो के साथ चल रहा है, यानी कि हर साल 5% है। पिछले साल 10 था, नेक्स्ट ईयर 15, फिर 20, 25, तो अगर आप इसकी वो रेशो देखें तो जो है वो कांस्टेंट है, वो 5 का गैप आ रहा है। अगर हर साल एक कांस्टेंट रेशो से वो बढ़ रहा है। ये वही चीज़ें जो अभी हम लोगों ने पीछे डिस्कस की, एस मल्टीप्लाई बाई ई और एफ मल्टीप्लाई बाई यू, नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पीपल हु फाइंड जॉब, और यहाँ पर ये जो एस मल्टीप्लाई बाई ई है, ये शो उन उसको शो कर रहा है जिन लोगों को जो एम्प्लॉयड थे और वो अनएम्प्लॉयड हो गए। इसके बाद नेक्स्ट है कि अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये वही इक्वेशन जो भी हम लोगों ने पहले इस पेज पे ये पढ़ी प्रीवियस, एस मल्टीप्लाई बाई ई, एस जॉब सेपरेशन को शो कर रहा है, ई एम्प्लॉयमेंट को शो कर रहा है, एफ जॉब फाइंडिंग को शो कर रहा है, और ये यू अनएम्प्लॉयमेंट को शो कर रहा है। ये वही इक्वेशन है, यहाँ पर हम लोगों ने इसको लिखा। अब ये लेफ्ट हैंड साइड पे ये इक्वेशन साथ ऐसे चलती आ रही है। यहाँ ई की जगह पर हम लोगों ने ई की वैल्यू पुट की। ई किस लिए था? एम्प्लॉयमेंट के लिए। अगर हम टोटल लेबर फोर्स में से अनएम्प्लॉयमेंट वर्कर्स को माइनस करते हैं तो हमारे पास एम्प्लॉयड वर्कर आ जाते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास टोटल लेबर फोर्स की वैल्यू पता हो और अनएम्प्लॉयड की पता हो, तो अगर हम टोटल लेबर फोर्स में से अनएम्प्लॉयड वर्कर्स निकाल दें तो हमारे पास एम्प्लॉयड वर्कर आ जाते हैं। इसलिए हमने इस ई की जगह पर एल माइनस यू लिखा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने इस एस को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और ये टर्म यहाँ पर ऐसे चलती आ रही है, एफ मल्टीप्लाई बाय यू। अब अगर आप देखें कि जो इक्वल की राइट साइड है वहाँ पर भी एस मल्टीप्लाई बाय यू ये आ रहा है, तो हम अनएम्प्लॉयमेंट वाली टर्म को एक साइड पर ले जाएंगे। एफ मल्टीप्लाई बाय यू जब ये वहाँ पर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस एस मल्टीप्लाई बाय यू, ये माइनस है दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, एस मल्टीप्लाई बाय यू आ जाएगा। अब यहाँ पर एफ मल्टीप्लाई बाय यू पहले से मौजूद था और ये एस मल्टीप्लाई बाय यू आप इक्वल के लेफ़्ट साइड पर लेके गए, तो दोनों में यू कॉमन आ रहा था, तो आप लोगों ने जब इधर से यू कॉमन लिया तो यहाँ पे एफ रह गया, और जब ये इक्वेशन उधर जाएगी फिर आप जब वहाँ से उससे यू कॉमन लेंगे तो वहाँ एस रह जाएगा, तो ये एफ प्लस एस इंटू यू सिंपल मैथमेटिकल करके आ जाएगा आपके पास, और ये एस मल्टीप्लाई बाय एल अपनी जगह पर ऐसे। अब चूँकि हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट फाइंड करना चाह रहे थे और हमें पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट किसकी इक्वल होता है, यू को अगर हम डिवाइड कर देते हैं लेबर फोर्स से, तो इस एल को हम इक्वल के लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये यू ओवर एल बन जाएगा। इसी तरीके से इस एफ प्लस एस को हमने यहाँ से सेपरेट करना है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एस के साथ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट का फार्मूला बन गया, या आप कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट की एक इक्वेशन बन गई। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू से ये क्वेश्चन सॉल्व किया गया कि आपको एम्प्लॉयमेंट रेशो दी गई, अनएम्प्लॉयमेंट रेशो दी गई, इन वैल्यूज़ को आप यहाँ पे पुट करें तो आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट का आंसर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है कि वाई देयर इज़ अनएम्प्लॉयमेंट, कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होती है, उसकी दो रीज़न है। फर्स्ट रीज़न है जॉब सर्च और सेकंड रीज़न है वेज रिजिडिटी।
इन दोनों को हम वन बाय वन अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले है कि इफ़ जॉब फाइंडिंग वर इंस्टेंटेनियस, F=1 का मतलब ये है कि फाइंडिंग रेशियो =1, यानी कि हर बंदे को जॉब मिल रही है। तो अगर F की वैल्यू एग्जैक्ट 1 है तो फिर आपके कंट्री के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है या जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, या तो वो ज़ीरो होगा या वो ज़ीरो के करीब होगा। अनएम्प्लॉयमेंट तब एग्जिस्ट करेगी जब ये जॉब फाइंडिंग रेशियो <<1 होगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है F <1। अगर F <1 है तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करेगी, अगर F=1 है तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब अनएम्प्लॉयमेंट की दो रीजंस हैं, एक जॉब सर्च है और एक वेज रिजिडिटी है। जॉब सर्च एंड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट उस टाइम पीरियड को कहा जाता है जब एक बंदा एक जॉब छोड़ के किसी दूसरी तरफ जॉब की तरफ जा रहा होता है, तो उतने टाइम पीरियड के अंदर वो जो बेरोजगार रहता है, अनएम्प्लॉयड रहता है, उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कास्ड बाय द टाइम इट टेक वर्कर टू सर्च फॉर जॉब। जितना टाइम पीरियड उसको लगता है इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। और वो अनएम्प्लॉयमेंट किस वजह से है, कोई जॉब सर्च कर रहा है अभी। अकर्स व्हेन वेजेस आर फ्लेक्सिबल एंड देयर आर इनफ जॉब्स टू गो अराउंड। अब दो किस्म की वेजेस एग्जिस्ट करती हैं, एक हम बोलते हैं रिजिड वेज और एक होती है फ्लेक्सिबल वेज। रिजिड वेज का मतलब ये होता है कि ये वेज फिक्स है, और फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि इसमें आप निगोशिएट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा इसमें हो सकती है। अब फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए एग्जिस्ट करती है कि वेजेस जो होती हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं और मार्केट के अंदर बहुत सारी जॉब होती हैं। लोगों को पता है कि अगर मुझे यहाँ जॉब ना मिली तो किसी और बेहतर जगह चला जाएगा, तो वो लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे होते हैं। अब ये होती क्यों है, इसके ये डिफरेंट रीजंस हैं। वर्कर्स हैव डिफरेंट एबिलिटीज़ प्रेफरेंसेस। हर बंदे की अपनी एक एबिलिटी होती है, हर बंदे का अपना एक प्रेफरेंस होता है। कहते हैं मैंने यहाँ काम नहीं करना, मैंने वहाँ जाके काम करना है, यहाँ टाइम ज़्यादा है, ये मेरी जगह से दूर है, वो करीब है। तो इस तरह के जो मसले मसाइल, हर बंदे के अपने प्रेफरेंसेस होते हैं, इसलिए बंदा एक जगह से दूसरी जगह जॉब छोड़ के चला जाता है। जॉब्स हैव डिफरेंट स्किल रिक्वायरमेंट। हर जॉब की एक स्किल होती है, स्किल रिक्वायरमेंट होती है। टीचिंग की अपनी एक स्किल रिक्वायरमेंट है। कोई बंदा ऑफिस में काम कर रहा है तो उसको एक्सेल आना चाहिए, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, तो ये उसकी एक स्किल रिक्वायरमेंट है। जियोग्राफिक मोबिलिटी ऑफ वर्कर्स नॉट इंस्टेंटेनियस। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने इलाका छोड़ के दूसरी जगह नहीं जाना चाहते, कहते हैं हमने यहीं पे काम करना है, तो बाज़ चले जाते हैं, तो ये भी आपकी जॉब सर्च में आता है। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट वैकेंसीज एंड जॉब्स कैंडिडेट्स इज़ इम्परफेक्ट। तो बहुत सारे लोगों को एग्जैक्ट जॉब के बारे में नहीं पता होता, न्यूज़ वगैरह या ऐड वगैरह में वो नहीं देखते कि जॉब आई है या नहीं आई है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा अक्सर पता नहीं चलता कि कहाँ पर जॉब आई है जो उनकी एक्चुअल फील्ड से रेलेवेंट है। नेक्स्ट है सेक्टरल शिफ्ट। सेक्टर जब आपका शिफ्ट हो जाता है, जैसे कि आप देखते हैं कि पहले वक्तों के अंदर ज़्यादातर काम जो है ये फाइल वगैरह के थ्रू हुआ करता था, रिकॉर्ड ज़्यादा फाइल के थ्रू मेंटेन किया जाता है। लेकिन जब से कंप्यूटर वगैरह आए हैं तो जहाँ 10 बंदे काम करते थे वहाँ एक बंदा काम कर रहा है, तो यानी कि आपका सेक्टर शिफ्ट हो गया फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न सेक्टर। तो ये जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी चेंज आया, पहले कंप्यूटर टाइपराइटर काम करते थे, अब टाइपराइटर की जगह पर कंप्यूटर्स आ गए हैं। तो अब कंप्यूटर्स की रिपेयरिंग की ज़्यादा जॉब्स हैं, लेकिन अगर आप मार्केट में जाएँ तो शायद ही आपको कोई टाइपराइटर की रिपेयरिंग शॉप नज़र आएगी, क्योंकि ज़्यादा ट्रेंड अब कंप्यूटर्स का आ गया है, तो इसलिए हर बंदा कंप्यूटर रिपेयर कर रहा है। टाइपराइटर रिपेयर्स ना होने के बराबर हो गए हैं, तो इसको बोलते हैं सेक्टर शिफ्ट। टेक्नोलॉजी की वजह से जब चेंज आता है तो इसको बोलते हैं आपका सेक्टर शिफ्ट हो गया फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर। लेबर डिमांड इंक्रीजेज इन एक्सपोर्ट सेक्टर, डिक्रीजेज इन इम्पोर्ट कंप्यूटिंग सेक्टर। तो ये डिफरेंट किस्म की एग्जांपल्स हैं। बेसिकली सेक्टर का मतलब, सेक्टरल शिफ्ट का मतलब क्या है कि जब आपका कंट्री एक सेक्टर शिफ्ट कर गया, ट्रेडिशनल टू मॉडल में चला गया। पहले आप किसी और चीज़ को फॉलो कर रहे थे, जैसे मैंने एग्जांपल दी, फाइल वगैरह पे काम होता था, आप कंप्यूटर पे काम चला गया है, तो इसको बोलते हैं कि आपका पूरा एक जो सेक्टर है शिफ्ट हो गया। या आप ये इसकी एग्जांपल ये ले सकते हैं, एग्रीकल्चर से आप इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर लेबर की डिमांड बहुत कम होगी, मॉडर्न सेक्टर के अंदर से उसकी डिमांड बढ़ गई, तो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से मॉडर्न सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो गई। ये मॉडर्न सेक्टर क्या है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जहाँ पर फाइनल गुड्स बनाई जाती हैं। इसके बाद है पब्लिक पॉलिसी एंड जॉब सर्च। अब यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी है और एक पब्लिक जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं कि डिसमिनेट इन्फॉर्मेशन अबाउट जॉब ओपनिंग्स टू बेटर मैच वर्कर्स एंड जॉब।
एक तो पहली बात यह कि गवर्नमेंट जॉब्स को सही प्रॉपर तरीके से अनाउंस करे, और जो वर्कर है जिस जॉब के लिए क्वालिफाई करता है वो उसको उसी के अगेंस्ट रखे। नेक्स्ट है कि पब्लिक जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम हेल्प वर्कर डिस्प्लेस फ्राम डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज गेट स्किल नीडेड फॉर जॉब्स इन ग्रोइंग इंडस्ट्रीज, कि गवर्नमेंट ट्रेनिंग कराए ताकि लोग उन इंडस्ट्री से निकलें जो डाउनवर्ड जा रही हैं और उनकी तरफ जाएं जो ग्रो कर रही हैं। यानी कि जैसे आप लोगों ने भी देखा कि कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा काम ऑनलाइन चला गया, तो आईटी की तरफ यानी कि चला गया। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि नेक्स्ट अगर ऐसा कोई भी इशू आता है तो पहले से उसके वो मतलब सोचे और लोगों को ऐसी इंडस्ट्री जो डाउनवर्ड जा रही है वहाँ से निकाले और स्किल और ट्रेनिंग दे के वक्त जाने से पहले पहले उनको किसी दूसरी इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट कर दे। इसके बाद है अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस ये होता है कि अगर कोई बंदा बेरोज़गार है तो उसको एक ख़ास टाइम पीरियड के लिए 1 मंथ और 2 मंथ, कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, लेकिन बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि जो लोग बेरोज़गार होते हैं गवर्नमेंट उनको हर महीने कुछ एक वजीफ़े की सूरत में पैसे देती है, जो वेरी करता है। वो 1 मंथ हो सकता है या 2 मंथ हो सकता है। जितना अरसा उनको जॉब नहीं मिलती उतना अरसा गवर्नमेंट उनको पे करती है। अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस इंक्रीजेज सर्च unemployment because it reduces the opportunity cost of being unemployed, the urgency of finding work and job finding rate। अब देखें, अगर एक बंदे को आप अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस दे रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस का जो टाइम पीरियड है वो ज़्यादा है, अगर 3 या 4 महीने के लिए आप अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस देते हैं तो उससे क्या होगा कि वो बंदा घर बैठा रहेगा, वो काम नहीं करेगा। उसे पता है कि 3 महीने मुझे ये अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस मिलती रहेगी, 3 महीने बाद देखेंगे। अब अगर वही अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस उसे कहा जाए भाई सिर्फ 1 मंथ के लिए, तो वो बंदा उसी 1 मंथ के अंदर उसे पता है कि नेक्स्ट मंथ मुझे ये नहीं मिलने, तो उसी मंथ के अंदर जॉब की सर्चिंग शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जो जॉब फाइंडिंग रेशियो वो बढ़ जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस ज़्यादा देंगे, ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए देंगे, तो उससे जो अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरेशन है वो ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, हम लोगों ने पहली रीज़न पढ़ ली अनएम्प्लॉयमेंट की जो कि जॉब सर्च की सूरत में थी। अब नेक्स्ट है वेज रिजिडिटी, कि वेज आपकी रिजिड है यानी कि वेज फिक्स है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि इक्विलिब्रियम वेज वहाँ पर डिसाइड होती है जहाँ पर लेबर डिमांड, ये लेबर डिमांड का कर्व है और ये लेबर सप्लाई का कर्व है। यहाँ पर लेबर डिमांड और लेबर सप्लाई इक्विलिब्रियम में है। इस पॉइंट के ऊपर अगर यहाँ आप सामने एक वैल्यू लिखें तो वो इक्विलिब्रियम रियल वेज आएगी। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम रियल वेज है। अब ये लेबर डिमांड का जो कर्व है ये नेगेटिव स्लोप है यानी कि डाउनवर्ड है। ये डाउनवर्ड क्यों है? क्योंकि रियल वेज जब ज़्यादा होती है तो फर्म या प्रोड्यूसर को वो ज़्यादा लेबर नहीं हायर कर सकते। लेट्स सपोज अगर आपका बजट 2000 है और एक लेबर की जो वेज है वो 500 है, तो 2000 में आप 4 लेबर हायर कर सकते हैं। अब अगर वेज 500 से बढ़ के 1000 हो जाती है तो आप 2000 में आप 2 लेबर हायर कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे वेज बढ़ रही है वैसे वैसे जो लेबर डिमांड है वो कम हो रही है। तो वेज इंक्रीज़ करती है तो लेबर डिमांड डिक्रीज़ होती है, जब वेज कम होती है तो लेबर डिमांड ज़्यादा होती है। और यहाँ पर ये लेबर की सप्लाई फ़िक्स इसलिए है कि शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा कोई स्किल्ड या इतने जल्दी आपके पास वर्कर्स आ जाएँ, तो इसलिए जो लेबर सप्लाई है वो फिक्स है। नॉर्मली जो लेबर सप्लाई होती है वो पॉजिटिव स्लोप होती है, रियल वेज का लेबर सप्लाई के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अब यहाँ पर देखें कि इक्विलिब्रियम वेज यहाँ पर आती है इस पॉइंट पर। इस पॉइंट के यहाँ पर अगर आप देखें तो इस पे जितनी लेबर डिमांड है उतनी ही लेबर सप्लाई है और इस पॉइंट पर अनएम्प्लॉयमेंट ज़ीरो है। लेकिन अगर आप ये देखें वेज रिजिड का मतलब क्या है कि किसी वजह से हुकूमत ने या लेबर यूनियन ने डिसाइड ये किया कि मिनिमम जो वेज है, अब इक्विलिब्रियम वेज यहाँ पे थी इस पॉइंट पे, इसके अगेंस्ट यहाँ पे इधर इक्विलिब्रियम रियल वेज आती है, लेकिन हुकूमत ने या लेबर यूनियन ये डिसाइड किया कि हम कम से कम ये वाली वेज लेंगे। अगर आप ये देखें तो ये जो इक्विलिब्रियम वेज है वो यहाँ पर है और रियल वेज इससे ज़्यादा है। तो जब वेज बढ़ेगी तो लेबर डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, अभी मैंने बताया जब रियल वेज बढ़ेगी तो लेबर डिमांड कम हो जाएगी। तो अब आपकी इस रियल वेज के अगेंस्ट लेबर डिमांड इतनी है इस पॉइंट पे है और इसी रियल वेज के अगेंस्ट लेबर सप्लाई इतनी है। आप इतने लोगों को रख रहे हैं लेकिन मार्केट के अंदर इतने लोग काम करने के लिए आए हुए हैं। आपने इतने लोगों को रखा
और ये जो गैप आ गया दरमियान में, इस ये अनएम्प्लॉयमेंट में चला जाएगा। और किस वजह से? वेज रिजिडिटी की वजह से, कि यानी जब वेज बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। ठीक है, आपके पास इक्विलिब्रियम वेज यहाँ पर थी इस पॉइंट पे, और यहाँ पर लेबर डिमांड और लेबर सप्लाई बराबर हैं, लेकिन किसी वजह से ये डिसाइड किया गया कि मिनिमम वेज इतनी होगी। तो जब मिनिमम वेज इतनी हुई, वेज बढ़ गई तो लेबर डिमांड कम हो जाएगी। तो अगर आप इसी पॉइंट को आगे लेके आते हैं तो ये आपका लेबर डिमांड है, इसी वेज के अगेंस्ट इतने लोग काम करने के लिए तैयार थे, इतने काम करने के लिए तैयार थे, लेकिन आप लोगों ने हायर इतने किए, तो ये जो दरमियान में गैप आ गया ये अनएम्प्लॉयमेंट में चला गया। नेक्स्ट, ये उसी ग्राफ की एक्सप्लेनेशन है। अब वेज रिजिडिटी के 3 रीज़न है। एक है मिनिमम वेजेस लॉ, सेकेंड इज लेबर यूनियन, एंड थर्ड वन इज एफिशिएंसी वेज। मिनिमम वेज लॉ क्या है कि गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट होती है कि आपने कम अज़ कम इतनी वेज देनी है, इससे कम वेज आप नहीं देंगे। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कभी अनाउंस करती रहती है कि मिनिमम वेज 12,000 है या 15,000 है, तो इससे कम किसी लेबर की पे नहीं होगी। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जहाँ किसी फर्म ने 2 वर्कर रखे होते हैं, तो अब चूँकि मिनिमम वेज ला आ गया, तो 12,000 पे आपने दे रहे हैं, तो पहले उसने हो सकता है 6,000 पे दे रहा होगा, तो 2 वर्कर रखे हुए होंगे। अब चूँकि फ़िक्स आ गया 12,000 से आपने कम नहीं देना, 12,000 से कम नहीं देना, तो अब ज़ाहिर बात है उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो 2 रखे, तो वो फिर 1 वर्कर रखेगा, 1 निकाल देगा, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। तो ये है मिनिमम वेज लॉ। सेकंड है लेबर यूनियंस। हर इंडस्ट्री या फर्म के अंदर कुछ लोगों ने यूनियन बनाई होती है जो लेबर्स के इंसेंटिव्स के लिए काम कर रहे होते हैं। वो फर्म से डिसाइड करते हैं कि आपने मिनिमम वेज इतनी रखनी है, इससे कम वेज पे हम कोई भी लेबर हायर नहीं करेंगे। तो अब वो जो मिनिमम वेज वो डिसाइड करते हैं वो हमेशा इक्विलिब्रियम वेज से ऊपर होती है, जैसे कि हमने पीछे ट्राइग्राम में डिस्कस किया था। तो लेबर यूनियन जो भी वेज डिसाइड करेंगे वो हमेशा उस इक्विलिब्रियम वेज से ज़्यादा होगी। जब इक्विलिब्रियम वेज से ज़्यादा होगी तो ज़ाहिर बात है लेबर डिमांड कम हो या लेबर सप्लाई ज़्यादा, तो अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी। अब फिर इसके अंदर 2 तरह के लोग हैं, एक इनसाइडर है और एक आउटसाइडर है। इनसाइडर से मुराद वो लोग हैं जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं और वो ये कोशिश करते हैं कि जो वेज है वो इक्विलिब्रियम वेज से ज़्यादा दी जाए, वेज को हाई रखा जाए। दूसरी तरफ आउटसाइडर हैं वो लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, जिनको जॉब नहीं मिली हुई, तो उनकी ये डिज़ायर होती है, ख्वाहिश होती है कि हमें इक्विलिब्रियम वेज ही मिल जाए, लेकिन हम काम करने को तैयार हैं क्योंकि वो बेरोज़गार होते हैं। तो अनएम्प्लॉयड यूनियन वर्कर्स हु प्रेफर इक्विलिब्रियम वेज, सो देयर वुड बी एनफ जॉब फॉर देम। तो कहते हैं ठीक है इक्विलिब्रियम वेज ही दें, 12,000 की बजाय 6,000 रुपये दें, तो उसमें यह है कि एक की बजाय 2 लोग एडजस्ट हो जाएंगे। तो जो इनसाइडर होते हैं वो कहते हैं कि इक्विलिब्रियम वेज से ज़्यादा हो, लेकिन जो आउटसाइडर होते हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं वो कहते हैं कि इक्विलिब्रियम वेज ही दे दें, तो इससे क्या होगा कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा क्रिएट होंगी। जो थर्ड रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट की वो है एफिशिएंसी वेज। एफिशिएंसी वेज ये है कि आप किसी बंदे को जितना वो काम करता है उसके अकॉर्डिंग पे करें। तो इससे क्या होगा कि वो बंदा काम चोरी नहीं करेगा। ठीक है, थ्योरीज इन विच हायर वेजेस इंक्रीज वर्कर प्रोडक्टिविटी। आप जितना किसी बंदे को अच्छा पे करेंगे वो आपको उतना ही अच्छा काम करके देगा। अट्रैक्टिंग हायर क्वालिटी जॉब एप्लीकेंट्स। अगर आप अच्छा पे कर रहे होंगे तो आपके पास जो लोग काम करने वाले आएंगे वो भी अच्छे आएंगे। इंक्रीज वर्कर एफर्ट रिड्यूसिंग शिरकिंग। शिरकिंग मतलब होता है काम चोरी करना। जहाँ आप 30,000 रुपये दे रहे थे तो वो डंडी मारता था, 8 घंटे में से वो दो घंटे इधर उधर ज़ाया कर देता था। अब अगर आप उसको अच्छा पे करेंगे तो वो प्रॉपर काम करेगा, वो काम चोरी नहीं करेगा। तो हाई वेजेस इसलिए भी दी जाती हैं ताकि वो काम चोरी ना करें। रिड्यूसिंग टर्न ओवर विच इज़ कॉस्टली टू फर्म। टर्न ओवर का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई अच्छा मैनेजर है जो आपके पास पिछले 5-6 साल से काम कर रहा था, लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि किसी दूसरी कंपनी ने उसको अच्छी ऑफ़र कर दी, तो वो आपकी कंपनी छोड़ के किसी दूसरी कंपनी में चला जाएगा। तो अब इससे कंपनी को नुकसान होता है। हाई कास्ट का मतलब यही है कि उसने इतना ट्रेन किया, 8-10 साल उस कंपनी में उस बंदे ने लगाए, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन सारा काम जानता था, लेकिन क्या हुआ कि अब यकदम उसको किसी और अच्छी जगह से ऑफ़र हुई तो वो आपकी इंडस्ट्री छोड़ के वहाँ शिफ्ट हो गए। तो कंपनी को ये लॉस होता है कि अब उसे 10 साल दोबारा लगेंगे एक नया बंदा उस लेवल पर लेके आने के लिए। अब फर्म्स क्यों हाई वेजेस पे करती हैं इक्विलिब्रियम से? वो इसलिए
ताकि वो लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ा सकें। ठीक है, और इसी की वजह से फिर रिज़ल्ट क्या निकलता है कि आपकी कंट्री के अंदर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। तो इस चैप्टर के अंदर आपका यहाँ तक ही था, ये पूरा चैप्टर आपका है। इससे ये जस्ट शॉर्ट सी डेफिनेशन सी थी। ऑनलाइन क्लास भी हम पहले ले चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट को स्टिल इसमें कोई मसला हो तो वो यहाँ कमेंट्स के अंदर मुझसे पूछ लें, या मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस लेक्चर को काइंडली लाजमी देखिएगा।